हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका 90 प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आपको इतना बढ़िया टॉपिक सिखाएंगे, बस आपको मजा आ जाएगा। आज की क्लास का आपका मेन टॉपिक होगा एबनॉर्मल मोलर मास। सॉल्यूशन चैप्टर का है, बहुत अच्छा टॉपिक है, या जिसे हम वेंट ऑफ फैक्टर के नाम से भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये टॉपिक है तो बहुत क्लियर, लेकिन इसको अगर जिसने फील नहीं किया, जिसने बहुत अच्छे से इसकी कहानी को समझा नहीं, तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। क्योंकि अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हो तो टॉपिक आपको यहां भी सेव होना चाहिए, सिर्फ यहां नहीं सेव होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब होता है कि भाई कोई चीज जो नॉर्मल ना हो, भाई जो जिसका सही कुछ आंसर है उससे हटके अगर आंसर आ रहा हो तो उसे एबनॉर्मल बोलेंगे। तो देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से एग्जांपल समझना जो मैं आपको बताऊं, उसके बाद हम डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। देखो होता क्या है, मान लीजिए कि आपने कोई पर्टिकुलर सोल्यूट लिया, ध्यान से समझिएगा। आपने कोई सोल्यूट लिया और उस सोल्यूट को किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डाल दिया, सपोज वाटर में ही डालेंगे, ठीक है। तो अब हमारा एक बहुत अच्छा सा सोल्यूशन बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक। इसका कुछ सर्टेन अमाउंट हम इसके अंदर डालेंगे, कुछ सर्टेन क्वांटिटी हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो जो सोल्यूशन आपका बना है उसमें एक हम कुछ पार्टिकल शो कर देते हैं। मान लीजिए 4 पार्टिकल है, मान लीजिए कि सोल्यूट के 4 पार्टिकल आपने इसके अंदर डाले सॉल्वेंट के अंदर। ये 4 पार्टिकल मैं ऐसे गोले के थ्रू दिखा देता हूं, ठीक है। और बाकी हर जगह पे आपका क्या है, इस तरीके से मैंने शो कर दिया। पार्टिकल बड़े बड़े दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को मैं लॉजिक सिखा सकूं एबनॉर्मल का मतलब क्या है। ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट के 4 पार्टिकल पड़े, 4 मोल कंसीडर कर लो या 4 पार्टिकल सीधे ही मान लो। लेकिन कंडीशन ये है कि जो हमारा सोल्यूट है, जो हमारा सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर जाकर के ना तो टूटेगा, कहने का मतलब ना तो डिसोसिएट होगा और ना ही एसोसिएट होगा। एक बार ये दोनों वर्ड को मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। आपका सोल्यूट, सोल्यूट नीदर अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मतलब जो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें हमारा सोल्यूट ना तो एसोसिएट होगा और ना ही डिसोसिएट। यहां पे जरा एक बार समझिए, एसोसिएशन और डिसोसिएशन का मतलब क्या है। मान लीजिए आपका आपका जो सोल्यूट है वो ए बी है। एसोसिएशन का मतलब है कि हो सकता है कि वो सोल्यूट जो ए बी है वो अपने ही जैसे दूसरे पार्टिकल के साथ जुड़ जाए, 2 पार्टिकल आपस में ही जुड़ जाए। भाई 2 पार्टिकल हैं वो आपस में ही जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल बना दे, अटैच हो जाए। एसोसिएशन मतलब जुड़ जाना, ठीक है। जैसे अगर 2 पार्टिकल आपस में जुड़ गए तो इसे बोलते हैं डाइमर बन गया। क्या बन गया? डाइमर, ठीक है। और अगर मैं आपको डिसोसिएशन की बात बताऊं तो वो भी चेक कर लो। और एक और चीज, अगर 3 पार्टिकल जुड़ते हैं तो ट्राइमर बोलते हैं। 4 पार्टिकल अगर आपस में ही केमिकली बॉन्डेड हो जाए, इकट्ठे हो जाए, मतलब इस तरीके से जुड़ जाए कि वो एक कहलाए। जैसे 2 अलग अलग पार्टिकल थे, ए बी के 2 पार्टिकल थे और आपस में जुड़ के ए बी मतलब दोनों जुड़ के एक सिंगल पार्टिकल बन रहा है, तो ऐसे केस में एसोसिएशन हो जाता है। ये एसोसिएशन का एग्जांपल है। अगर डिसोसिएशन की बात करें, सपोज ए बी पार्टिकल था और ये ए अलग हो गया और ये बी अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 हिस्सों में टूट गया, ठीक है। ये कहलाता है डिसोसिएशन। तो इनमें से अभी कोई भी केस हमारा नहीं होगा। जो मैंने भी एग्जांपल लिया है, इसमें इस वाले एग्जांपल में हमने चेक कर लिया या हमने जस्टिफाई कर दिया कि हमारा सोल्यूट ना तो डिसोसिएट हुआ है और ना ही वो एसोसिएट हुआ, ठीक है। अभी इसके बाद हम इन दोनों पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, उसी से रिलेटेड हम एबनॉर्मलिटी को पढ़ेंगे। तो फटाफट ध्यान से इस चीज को देखें और मैं ये चीज हटा देता हूं, अभी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, फिर उसके बाद वापस इसे देखना हो। तो अब मान लीजिए आपका सोल्यूशन तैयार है और इस सोल्यूशन में आपका सोल्यूट ना तो डिसोसिएट हुआ और ना ही एसोसिएट। अब आपने क्या किया, आपने इस सोल्यूशन में एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब इस सोल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मेजर किया। अब यहाँ पे एक और नया वर्ड आ रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपने सोल्यूशन पढ़ लिया होगा तो उस चैप्टर में आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं भाई, दोस whose values depends on number of solute particles या मोल्स लिख सकते हैं, ठीक है।
इनके सोल्यूट कितने सारे, सोल्यूट के पार्टिकल कितने प्रेजेंट है आपके सोल्यूशन में, इस बात पे ये डिपेंड करती है। अब आपको पता होगा ये 4 होती हैं, बहुत अच्छी आपने सीखा। 4 टाइप्स की होती है, मतलब 4 पार्ट है इसके। एक आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, याद है आपको। एक आपने सीखा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक आपने सीखा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक आपने सीखा था ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, मतलब ये चारों जो प्रॉपर्टी हैं इनकी वैल्यू किस बात पे डिपेंड करती है कि आपके सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी क्या है, कितने सारे पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इन चारों में से आपने कोई भी एक मेजर कर ली, सपोज कोई भी एक मेजर कर ली। साथ ही साथ मैं अभी इनके फॉर्मूले भी लिख के दिखा देता हूं, क्योंकि इनकी जरूरत अभी आपको पड़ेगी। ठीक है, और आपको ये याद भी होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से आपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा था। ठीक है, साथ ही साथ इस जगह पे मैं आपको बता देता हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कुछ इस तरीके से आपने लिखा होगा Kb इंटू एम मोलालिटी। फिर फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेल्टा TF Kb, यहाँ पे KF आएगा मोलालिटी, और लास्ट में आपने पाई इज इक्वल CRT। ये आपने बहुत अच्छे से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम अपने सोल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। इन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू हम अपने सोल्यूट का क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास। तो यहां से अब मैं इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और इस चीज को ध्यान से सुनेगा। तो मान लीजिए कि आपने क्या किया, इस सोल्यूशन की कोई भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर की, कोई भी चारों में से आपने कुछ भी इसमें से मेजर किया। सपोज you measured सपोज आपने क्या मेजर किया, मेजर्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आपने डेल्टा TB मेजर किया और वो आपने कुछ इतना पाया। यू गॉट योर आंसर। एलिवेट कितना हुआ बॉइलिंग पॉइंट, यानी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जब आपने देखा तो कितना चेंज आया। सपोज Y केल्विन बढ़ा, मान के चल लीजिए Y केल्विन। एक और अच्छी बात आपको पता है कि हर एक फॉर्मूला जब आप लिखोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, आपके मोलर मास सोल्यूट के मोलर मास के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। इस बात को क्लियर कर लीजिए। जितने भी फॉर्मूले लिखे जब इनको एक्सपेंड करेंगे, मोलालिटी यहाँ पे कंसंट्रेशन, इसमें मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन को जब आप ओपन करेंगे तो सोल्यूट का मोलर मास, ये MB क्या है हमारा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्योंकि मेन टारगेट जो होगा ना सोल्यूट के मोलर मास से है। ये एबनॉर्मल मोलर मास जो लिखा हुआ है, एबनॉर्मल का तो मतलब सीखेंगे, बट ये जो मोलर मास है वो सोल्यूट के मोलर मास की बात इस पूरे टॉपिक में होने वाली। तो आपने एलिवेशन कितना मेजर किया, आपने लैब में काम किया होगा, तो आपने Y केल्विन क्या किया, मेजर किया। अब इस डेल्टा TB को यूज करते हुए, KB की वैल्यू को यूज करते हुए और अमाउंट को जस्टिफाई, ये देखिए मैं पूरा इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। ये M की वैल्यू आप सबको पता है, WA मास है हमारा, अगर ये ग्राम में है तो आप 1000 से, ये आपका सॉल्वेंट का मास है, ये आपका सोल्यूट का मास है, और ये आपका मोलर मास है सोल्यूट का। और KB की वैल्यू हमें प्रोवाइड किया थी, कांस्टेंट है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये वाली चीज अब मैं यहां से हटा देता हूं, क्योंकि आपने ये अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी होगी। ठीक है, सॉल्यूशन आपने पढ़ लिया होगा, उसमें जरूर देखा होगा। अब देखने वाली बात है, इसकी Y वैल्यू से हम क्या करेंगे, हमें सोल्यूट क्या दिया है हमें नहीं पता, हमें सोल्यूट का फॉर्मूला भी नहीं पता, तो हमें कितना दिया है हमें ये पता है, हमने कितना सॉल्वेंट लिया हमें ये भी पता है, KB सब कुछ पता है, बट हमें सिर्फ ये नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यूज करते हुए MB निकाल लेंगे। और मान लीजिए कि आपने कैलकुलेशन किया है, ठीक है, और आपका ये आंसर आया X। आराम से चेक कीजिएगा, ये 2-3 बातें बहुत ध्यान से। सपोज इतना ग्राम, X ग्राम पर मोल मोलर मास आया, किसका मोलर मास आया, ये सोल्यूट का मोलर मास। इस ऑब्जर्वेशन में कब, जब आपका सोल्यूट ना तो एसोसिएट हुआ और ना ही डिसोसिएट हुआ। डन, यहां तक एक बार अच्छे से कॉपी में लिख लो और इसे अच्छे से समझ लो, मतलब इतना लिख लो, उसके बाद आगे कहानी बढ़ाते हैं।
हाँ भाई, तो आप सभी ने नोट कर लिया होगा। ये दो बातें जरूर ध्यान रखना कि जो पहला पार्ट अभी हमने किया है ये जब के लिए कंसीडर किया है हमने, जब हमारा सोल्यूट ना तो डिसोसिएट होगा और ना ही एसोसिएट। तो अब मैं यहाँ पे दो केसेस कंसीडर करने वाला हूं, दो केसेस कंसीडर करूंगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि आपका सोल्यूट डिसोसिएट हो गया, ठीक है। सो इफ our solute get dissociate in solution, ठीक है। मान लीजिए, अभी हम कोई रियल एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, अभी बहुत सारे ऐसे सोल्यूट हैं जो डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। और इस वाले केस में हम कंसीडर करेंगे कि अगर हमारा सोल्यूट एसोसिएट होता है तो इफ सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन, ठीक है। तो दो चीजें हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहां पे देखते हैं, वही सेम क्वांटिटी जितना आपने लास्ट टाइम ऐड किया है वही सेम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट हम वापस इसमें ऐड करने वाले हैं। तो फिर से वही चीज है। तो मान लीजिए कि आपका एक पार्टिकल, मान लीजिए एक पार्टिकल जो सोल्यूट का एक सिंगल पार्टिकल है, सोल्यूशन में जाते ही दो टुकड़ों में टूट रहा है। कितने टुकड़ों में टूट रहा है? दो टुकड़ों में, ठीक है। दो टुकड़ों में टूट रहा है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से चेक कीजिएगा। मान लीजिए वही सोल्यूशन दोबारा बना रहे हैं, वही सोल्यूशन दोबारा बना रहे हैं और इस बार क्या हुआ, एक पार्टिकल दो टुकड़ों में टूटा और हमने कितने टोटल पार्टिकल डाले थे? 4। तो इसका मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये देखिए, और बाकी का ये आपका क्या है? सोल्यूशन, मतलब जो आपका सॉल्वेंट है वो प्रेजेंट है। ये लीजिए। तो इस बार मैंने छोटे छोटे आपको 8 पार्टिकल यहाँ पे करके दिखाया। क्यों? क्योंकि आपका एक सॉलिड पार्टिकल दो में टूट रहा है, ये ठीक है, दो पार्ट में डिसोसिएट हो रहा है। अब ये जो सोल्यूशन है, आपने क्या किया, इस सोल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी मेजर की, आपने इस सोल्यूशन का भी डेल्टा टी भी मेजर किया। अब आपको मैं क्लियर कर चुका हूं पहले ही कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो प्रीवियस केस से कंपेयर अगर करें तो इसमें पार्टिकल की संख्या बढ़ चुकी है, डबल हो गई है, बढ़ चुकी है। तो ऐसे केस में जो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन है वो इसमें ज्यादा आएगा। सुने ध्यान से कि इस वाले केस में पार्टिकल्स की संख्या बढ़ गई, एज द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीजेस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी दैट आल्सो इंक्रीजेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब जो आएगी वो किससे ज्यादा आएगी? वो y से ज्यादा आएगी। हमने y ऐड किया हुआ था, y कैल में, इस बार y से ज्यादा। क्यों ना थोड़ा बहुत फर्क आए, बट फर्क जरूर आएगा, ठीक है। और वैसे फर्क जो है ज्यादा आएगा क्योंकि पार्टिकल्स की संख्या डबल हो गई। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड करती है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि पार्टिकल का नेचर क्या है और उनका साइज क्या है। तो इतना क्लियर हुआ। अब इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके जब हम मोलर मास निकालेंगे तो अभी आपने देखा कि मोलर मास जो होता है उस फॉर्मूले में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस बार जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है पहले के कंपैरिजन में, तो मोलर मास पहले के कंपैरिजन में घट जाएगा। मतलब यहां जो मोलर मास की वैल्यू आएगी भाई वो पहले वाले मोलर मास से कम आएगी। तो जरा याद करें, पहले भी जो मोलर मास आपने कंपेयर किया था जब आपका सोल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं हो रहा था तो उस केस में आपका x था। बट अभी जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा, ऑब्जर्व, ध्यान देना, ये जो आपका मोलर मास है ये ऑब्जर्व्ड है। कौन सा है? ऑब्जर्व्ड। ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास है, प्रैक्टिकली जो हमने ऑब्जर्व किया। दिस इज लेस देन एक्चुअल मोलर मास। जो एक्चुअल आएगा, जो पहले आया था उससे कम है। तो अब जरा एक बार देखते हैं दूसरे केस में। अब इस वाले केस में अगर मैं आपको समझाऊं तो ध्यान से देखिएगा। एसोसिएशन का मतलब होता है पार्टिकल्स का जुड़ जाना। अब एसोसिएशन अलग अलग तरीके का हो सकता है। अगर दो पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं डाइमराइज हो गया। और अगर तीन पार्टिकल अगर जुड़ते हैं, एसोसिएट होते हैं तो ट्राइमराइजेशन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे डाइमराइजेशन को कंसीडर कर लेते हैं अभी, ठीक है। हो सकता है कि दो बड़े बड़े सोल्यूट के पार्टिकल थे, ऐसे ये दो बड़े बड़े सोल्यूट के पार्टिकल थे और इस तरीके से एक सिंगल सोल्यूट का पार्टिकल बन गया, एक सिंगल सोल्यूट का पार्टिकल बन गया। तो इस तरीके से हमने कितने ऐड किए थे? हमने 4 ऐड किए थे भाई। तो आपको याद है कि हमने 4 ऐड किए थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि दो आपस में जुड़ के अगर डाइमराइज हो रहे हैं भाई, डाइमर बना रहे हैं,
डाइमर। ठीक है, तो इसका मतलब अब आप सिस्टम में सिर्फ कितने पार्टिकल दिखाओगे? आप सिर्फ 2 पार्टिकल ही दिखाओगे। ठीक है, 4 थे, 2 जुड़ गए, फिर इस तरीके से चारों जब जुड़ेंगे आपस में 2 बार, तो इसका मतलब 2 पार्टिकल बनेंगे। अब आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसको मेजर करो, आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू को दोबारा मेजर करो, इस सोल्यूशन के लिए मेजर करो। तो इस सोल्यूशन के लिए अब नंबर ऑफ पार्टिकल रिड्यूस हो चुके हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो चुके हैं? रिड्यूस, कम हो गए। पहले 4 थे और अब कितने बचे? सिर्फ 2। तो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर घट जाते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम आ जाएगी। तो इस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी। किससे कम होगी? ये वैल्यू y से कम होगी। किससे कम होगी? y से। यहां भी कंपेयर कर सकते हैं कि हमने ज्यादा क्यों दिखाई और वहां पे हमने कम क्यों दिखाई। जो प्रीवियस केस है वहां से कंपेयर करेंगे तो और भी बेटर समझ आएगा। अब साथ ही साथ इसको यूज करते हुए अगर मैं एक पार्टिकल मतलब सोल्यूट का मोलर मास निकालूं, उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए, याद है ना आपको पूरा फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था? WB/MB, WA मास ऑफ सॉल्वेंट, A हमारा सॉल्वेंट है और B हमारा सोल्यूट है। 1000 कब लगाएंगे? जब हमारा गिवन मास सॉल्वेंट का ग्राम में होगा। तो चलिए इस बारे में तो बात नहीं करनी क्योंकि हमें ये चीजें पता है। अब अब ये y की वैल्यू जब मैं यहां रखूंगा जो कि कम है, जो कि इस बार कम हो चुकी है एक्चुअल वाले से, तो मोलर मास आपका क्या आएगा? बढ़ जाएगा। तो इस केस में जो आपका मोलर मास ऑब्जर्व्ड होगा वो आपका बड़ा आएगा। किसका? सोल्यूट का मोलर मास जो है वो एक्चुअल वैल्यू से बड़ा आएगा। तो इस वाले केस में आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड की वैल्यू एक्चुअल वाले से ज्यादा है। इवन आप ये देख सकते हैं कि जब ये वाला हिस्सा मैं हटा देता हूं अभी यहाँ पे और इस चीज को पीछे से कंपेयर करते हैं एक बार, कि वहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब जो हमारा एलिवेशन था वो y था और जो मोलर मास हमने कंसीडर किया था वो हमारा x था। ये केस था जब व्हेन सोल्यूट, ये वाली कंडीशन है आपको याद है? बिल्कुल, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो आप देख सकते हैं यहां पे फाइनली आपको समझ आएगा कि एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है। टाइम लगा लेकिन आप लॉजिक समझिए ध्यान से। अब देखिए जब सोल्यूट ने ना तो डिसोसिएशन किया और ना ही एसोसिएशन किया तो मोलर मास एक्चुअल था। दिस इज द एक्चुअल मोलर मास, की कोई चेंज नहीं हुआ। जैसा सोल्यूट डाला था, जिस टाइप का सोल्यूट था, उसका एक मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा। उसका सिंगल मॉलिक्यूल ना तो टूटा और ना ही उसका सिंगल मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा। वो सिंगल मॉलिक्यूल अपनी आइडेंटिटी में रहेगा, अपनी सिंगल फेज यानी सिंगल आइडेंटिटी में रहेगा और ऐसे केस में उसका मोलर मास बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल सही आएगा। ठीक, और अब जब सोल्यूट डिसोसिएट हुआ या जब सोल्यूट एसोसिएट हुआ तो दोनों केसेस में या तो मोलर मास, डिसोसिएशन में मोलर मास कम आया और एसोसिएशन में मोलर मास सोल्यूट का ज्यादा आया। ये दोनों ही केसेस में एबनॉर्मलिटी आई। तो यहां से क्या लिखेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या हुआ? सो व्हेनेवर योर सोल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, observed molar mass either less than the actual one, observed molar mass either less than the actual or it is more than the actual one। तो एक्चुअल से अगर कम आए और एक्चुअल से अगर ज्यादा आए तो ऐसे केस में कम या ज्यादा है तो इसका मतलब सही तो नहीं है ना। इसीलिए इन दोनों मासेस को हम क्या नाम देंगे? एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, यहां तक आप अच्छे से नोट कर लें और अब आपको समझ आएगा कि एबनॉर्मल मोलर मास इस टॉपिक का नाम क्यों है। क्योंकि हमारा सोल्यूट भाई कुछ गड़बड़ करने वाला है। सॉल्यूशन में जाते ही मतलब जब भी सॉल्वेंट में डालेंगे, जब सॉल्यूशन बनेगा तो ये केसेस शो कर रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो बस कहीं ना कहीं ऑब्जर्व्ड मोलर मास में कमी या फिर ज्यादा वैल्यू आ जाएगी और ऐसे केस में एबनॉर्मल कहलाएगा। तो फटाफट नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया और अब देखो मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिख दी है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास को बहुत अच्छे से आप पहचान सकते हैं कि क्या होता है, रटना नहीं पड़ेगा, समझिएगा। अब दूसरी बात यह है कि अब इस एबनॉर्मलिटी को हटाया कैसे जाए। ठीक है, तो भाई इस बात को रिकॉर्ड कर लें यहाँ पे। भाई इस एबनॉर्मलिटी को कैसे हटाएंगे? सो इन ऑर्डर to avoid
या रिड्यूस दिस abnormality a factor called Van't Hoff factor is introduced। मतलब यहाँ पे अब एंट्री होती है एक अलग पार्ट की, मतलब एक फैक्टर है, एक क्वांटिटी है, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो उसको इंट्रोड्यूस जब करते हैं तो उसके बाद हमें नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी। मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इन्हें, मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर हम पिछली प्रॉपर्टीज यूज करें, भाई अगर आपका सोल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है तो ऐसे केस में आप अगर पिछली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि उनके फॉर्मूले यूज करते हो तो वो गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू यूज करनी पड़ेंगी और उसमें आप ये वेंट हॉफ फैक्टर जो भी है, ये अभी इसके बारे में बात करेंगे, इसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और वेंट ऑफ फैक्टर को आई से डिजिग्नेट किया जाएगा, किससे? स्मॉल आई से। तो जो आपने पीछे फॉर्मूले लिखे थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, तो उसका फॉर्मूला जो अब लिखा जाएगा इस आई को यूज करके, कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरीके से, क्या कुछ है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। पहले मैं मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यूज लिख देता हूं। ये देखिए आई का आई, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन जो था आपका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो था, अब कैसा हो जाएगा, अब किस तरीके से लिखेंगे, डेल्टा टीबी आई के बी इंटू एम। ऐसी डिप्रेशन की जब बात चलेगी तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये किस तरीके से लिखेंगे, डेल्टा टी एफ आई के एफ इंटू एम। सभी में इंट्रोड्यूस करना है ये वाला फैक्टर, ठीक है। लास्ट आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब जो फॉर्मूला बनेगा आपका होगा पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। तो अब आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये आई किस तरीके से कैलकुलेट करना है, किस तरीके से इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड बात करते हैं, आ जाइए। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, तो इसे हम हटा देते हैं, ठीक। तो आई को जनरली इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो जनरल अगर इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो आई का सीधा फॉर्मूला यानी कि जो आपका वेंट ऑफ फैक्टर है, इसको देखिए किस तरीके से निकाला जा सकता है। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब कि कोई सोल्यूट डिसोसिएट हो रहा है तो डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल हैं आपके टोटल सोल्यूशन में वो लिखें, या एसोसिएट अगर हो रहा है तो एसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल है वो ऊपर लिखें और उसको डिवाइड कर दीजिए। उसको आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो अब अगर आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई आई पूछे कि क्या होता है तो आप सीधा रेशो वाइज आंसर दे सकते हो। क्या कह सकते हो कि वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है कि इट इज द रेशो किस चीज की रेशो है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। एक तरीका तो ये हुआ जिसके बेसिस पे हम आई को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तब आई की वैल्यू निकाल के जो भी आपसे पूछा हुआ है फिर आप वहां पे इसको सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका हुआ। साथ ही साथ इसकी वैल्यू एक और तरीके से निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कई बार वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पहले से ही निकाल के देते हैं जिसमें ऑब्जर्व यानी प्रैक्टिकली जो निकाली गई है वो, या फिर थियोरेटिकल कैलकुलेटेड। जैसे मान लीजिए आप इस केस में ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी चारों में से किसी की भी वैल्यू वो दे सकते हैं जिस पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि जो प्रैक्टिकली मतलब ऑब्जर्व की गई है प्रैक्टिकली।
ठीक है, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस बेसिस पे भी आई की वैल्यू निकाली जा सकती है, मतलब जो डायरेक्टली हमें मिली है वो, या हमने फॉर्मूले के थ्रू जो निकाली, सिंपल फॉर्मूला जो हमने यूज किया उसके थ्रू जो हमने निकाली है वो, तो इनकी रेशो भी डेविएशन आते हैं, सेम तो आएंगे नहीं, क्योंकि आपका सोल्यूट या तो डिसोसिएट हुआ या फिर एसोसिएट, तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी आई की वैल्यू आएगी। साथ ही साथ अगर इसका एक और फॉर्मूला देखा जाए सो वह इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। ये मोलर मास हमेशा ध्यान रखना सोल्यूट का ही है, तो इसमें आई का जो मतलब आई की जो रेशो दी जा सकती है वो है नॉर्मल मोलर मास, जो किसी भी आपके सोल्यूट का नॉर्मल होता है, बिना डिसोसिएशन के, बिना एसोसिएशन के, नॉर्मल जो एक्चुअल होता है उसका वो वाला, ठीक है, डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल, जो कम या ज्यादा आता है, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, नॉर्मल वही होता है जो नॉर्मली हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कैलकुलेटेड लिख सकते हैं, और ठीक है कैलकुलेटेड आपका, और जबकि एबनॉर्मल जो है वो आपका ऑब्जर्व्ड है, जो आपने फॉर्मूले से ऑब्जर्व किया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले से ऑब्जर्व किया। ध्यान रखना इसका ये रेसिप्रोकल होना चाहिए, अगर ऊपर आपका ऑब्जर्व है तो नीचे यहाँ पे, यहाँ कैलकुलेटेड है तो ये, तो इस तरीके से आप आई की वैल्यू को बहुत अच्छे से एक बार लिख लें, फिर मैं आपको आई का आंसर निकालना सिखाता हूँ, बहुत अच्छी बात बताऊंगा आगे, देखिए। ठीक बच्चों, नोट कर लिया आपने, तो अब इस चीज को मैं हटा देता हूं और अब बेहतरीन चीज देखिए आगे, बहुत बढ़िया सी चीज देखिएगा। अब किस तरीके से आई को कैलकुलेट करते हैं, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है। देखो फॉर्मूले तो लिख दिए, फॉर्मूले को अप्लाई भी करने में, तो देखो सबसे पहले अगर मैं आपको क्लियर करूं यहाँ पे कि मान लीजिए कि आपका NaCl है, एक तरफ से मान लीजिए, आराम से पहले समझिएगा। अब NaCl डिसोसिएट नहीं हुआ, होगा डिसोसिएट, लेकिन मान लीजिए एक बार को ये नहीं हुआ, तो यहां क्या हुआ कि डिसोसिएशन से पहले भी NaCl पार्टिकल है और डिसोसिएशन के बाद मतलब ये डिसोसिएट हुआ ही नहीं, यानी कि बाद में भी सेम नंबर ऑफ पार्टिकल और पहले भी सेम है, तो ऐसे में आई का आंसर क्या आएगा, यानी कि पार्टिकल पहले भी क्या थे, एक थे, टोटल पार्टिकल जो पहले थे वो एक थे, और अभी भी आपका पार्टिकल एक ही है, मतलब आई की वैल्यू क्या आएगी, आई कहने का मतलब आई की वैल्यू 1 होगी। ऐसा कब होगा, जब पहले पार्टिकल्स की संख्या और अभी भी पार्टिकल की संख्या सेम होगी। मतलब मैं सीधी सी बात पता है क्या कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं व्हेन, इसको भी नोट करके लिख लेंगे अच्छा रहेगा, सोल्यूट neither dissociated, ठीक है, नॉर एसोसिएटेड, तो उस केस में जो आई रहेगा वो हमेशा 1 आएगा। इस चीज को लॉक कर लीजिएगा, बहुत क्लियर कर लेना कि जब भी सोल्यूट ना तो डिसोसिएट हो रहा हो और ना ही वो एसोसिएट हो रहा, तो कोई चेंज नहीं हो रहा, जैसा है वैसे, एक पार्टिकल है तो वो एक ही पार्टिकल में कन्वर्ट रहेगा, मतलब पार्टिकल में रहेगा रिटेन, वो चेंज नहीं होगा। मतलब आई की वैल्यू ऐसे केस में क्या है कि 1। लेकिन अगर मैं कहूं कि NaCl डिसोसिएट हो गया और ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, कंप्लीट डिसोसिएशन, ध्यान देना क्या हुआ, कंप्लीट डिसोसिएशन। मैं आगे आपको फॉर्मूले बता रहा हूं जो आपके काम आएंगे बहुत। कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब है 100%, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, 100% डिसोसिएट हो गया। तो ऐसे केस में क्या कहूंगा मैं, आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, आफ्टर डिसोसिएशन, देखो आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल है, 2, और बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन से पहले कितने पार्टिकल थे, सिर्फ एक थे, सिर्फ एक, तो इट इज 2, ठीक है, इट इज 2। देन ध्यान दीजिएगा, आफ्टर डिसोसिएशन 2 मिल रहे हैं, तब पीछे कुछ नहीं बचा था, लेकिन स्टार्टिंग में पीछे कितना था, जब स्टार्ट किया था तो वहां पे था बिफोर डिसोसिएशन 1। ऐसे ही कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सोडियम सल्फेट है, ठीक है, ये आपका गया सोल्यूट में, सॉल्वेंट के अंदर, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ, बिल्कुल पूरा डिसोसिएट हुआ। अब डिसोसिएशन अगर कंप्लीट हुआ है मतलब 100% अगर हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, आई की वैल्यू, पहला फॉर्मूला आराम से पार्टिकल के बेसिस पे देखिए, आई क्या लिख सकता हूं, 3 टोटल पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, पर मॉलिक्यूल देखा जाता है, पर पार्टिकल पर फॉर्मूला यूनिट देखना है,
अब बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, सिर्फ एक था, तो ये आपका कितना आया 3। मतलब ये कितना सिंपल है कि अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है 100% डिसोसिएशन, तो बहुत ही ज्यादा क्लियर ये बात हो रही है आपकी कि कहीं ना कहीं जो आई की वैल्यू है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। 2 पार्टिकल में टूटा तो 2, 3 पार्टिकल्स में टूटा मतलब देखो 2 इसके आयंस और 1 इसका, तो इसका आंसर 3। अगर कोई और एग्जांपल आप लेते हो, फॉर एग्जांपल ऊपर का आपने नोट कर लिया होगा, हटा देता हूं। फॉर एग्जांपल देखो, जितने एग्जांपल से सीखोगे फॉर्मूला में उतना ही मतलब कॉन्सेप्ट समझ आएगा आपको, फॉर्मूला में मजा आएगा आपको। अच्छा देखो, मान लीजिए ये कोई एक कंपाउंड है हमारे पास, ये ऑर्गेनिक, उसमें आप कोऑर्डिनेशन में सीखेंगे, इस टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमने वाटर में डाला तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हुआ, मान लीजिए कि 100% आयोनाइज हुआ, अभी मान के चलेंगे 100% आयोनाइज हुआ। तो अब आई की वैल्यू आपसे अगर पूछा जाए, मतलब पूछे 100% आयोनाइजेशन, ठीक है, आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये 100% आयोनाइज हुआ है तो आफ्टर डिसोसिएशन देखो, या आफ्टर आयोनाइजेशन कितने पार्टिकल, 4 पोटेशियम के, और ये बड़ा सा एक ही है, ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं 5, और पहले इस पूरे को 1 काउंट किया जाएगा, पहले डिसोसिएशन से पहले कितना था 1, तो आपका आंसर हुआ 5। ये चीज तो क्लियर है जब 100% डिसोसिएशन हो, लेकिन क्या हो जब 90% डिसोसिएट हो, क्योंकि भाई कुछ हिस्सा इसका डिसोसिएट हो गया लेकिन कुछ अभी भी अनडिसोसिएटेड अगर पड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, 80% हो, 60% डिसोसिएट हो, तो ऐसे केस में अब क्या करें। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, या एक फॉर्मूला जो हमें बताया जाता है वो मैं आपको बताता हूं। साथ ही साथ इसमें आपने एक और चीज बहुत अच्छे से नोटिस की होगी, देखिए आई की वैल्यू कहीं पे भी 1 नहीं आई है, आई की वैल्यू कहीं पे भी 1 नहीं आई है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ना क्योंकि पार्टिकल्स बढ़ गए हैं, डिसोसिएशन में पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। आई की वैल्यू 1 कब आई थी, अभी पीछे कब 1 लिखी थी मैंने, जब हमने देखा कि सोल्यूट ना तो डिसोसिएट हुआ और ना ही वो एसोसिएट हुआ, ऐसे केस में। लेकिन अब मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं आई जो है हमेशा 1 से बड़ा होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा। कब होगा, व्हेन सोल्यूट गेट डिसोसिएटेड। ये बात बहुत अच्छे से लॉक कर ली जाए, जब आपका सोल्यूट डिसोसिएट होगा, टूटेगा पार्टिकल्स में, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अब कितना ज्यादा होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है। ये हमने तो 100% के लिए लिखा हुआ है, ये 5, ये 2, ये 3, ये 100% के लिए। हो सकता है कि भाई 100 ना हो, 80 हो, 60 हो, 50 हो जाए, ठीक है, 40 हो, तो कितना भी हो, मतलब ग्रेटर देन 1 तो आएगा डेफिनेटली, 1 से बड़ा आएगा। हाँ, देखते हैं कि कितना बड़ा आएगा, ये अगर देखना है तो उसके लिए आपको यहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं फटाफट। फॉर डिसोसिएशन के लिए डायरेक्ट वैसे फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये फॉर्मूला हमें कई बुक्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी मैं इसके बारे में सारी जानकारी देता हूं। तो मान लीजिए डिसोसिएशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक मॉलिक्यूल था, कोई सॉल्यूट है AN, A1, A2, A3 कुछ भी हो सकता है, N यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे S8 है, और अगर टूट जाए सारे सल्फर एटम तो 8 टाइम्स ऑफ सल्फर आ जाएगा, तो बिल्कुल ये डिसोसिएट हो रहा है तो N टाइम्स ऑफ A हो जाएगा। ये जो यहाँ पे रिएक्शन टाइप दिखा रखी है, ठीक है, ये जो चेंज दिखा रखा है, ये जो चेंज दिखा रखा है ये डिसोसिएशन का है। तो पहले AN यानी एक पार्टिकल था जो N एटम से मिलके बना था, और वो अब N एटम में पूरा टूट गया। तो अब मान के चल लेते हैं कि पहले इनिशियली ये 1 था, तो उस दौरान ये कितने होंगे 0। अब क्या हुआ, इफ अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको ये चीज पता होगी, अल्फा परसेंट, मान लो 10% है, 20% है, 80% है, 90% डिसोसिएशन है, तो ये परसेंट की टर्म में होता है कि कितना परसेंट आयोनाइज हो रहा है या कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, एक ही बात है। तो यहां पे मैं इसका 1 टाइम्स निकालूंगा जो कि डिसोसिएट हो गया, ठीक है। हमने 1 इनिशियली माना हुआ है, तो 1 का यानी सीधा कह सकते हैं अल्फा परसेंट ऑफ 1, ठीक है।
अल्फा परसेंट ऑफ 1, ये क्या हुआ, कम हो गया। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दीजिए ना इस बात को, माइनस अल्फा हुआ। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू अल्फा आएगा, अगर यहाँ 2 होता तो 2 इंटू अल्फा आता। और यहाँ पे आप देख सकते कितने मोल्स के लिए बढ़ेगा, n अल्फा। ये आपने इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छी बात ये पढ़ी होगी, वापस चेक करें एक बार। अगर यहाँ पे 1 मोल, अब इनिशियली यहाँ पे 1 ले रहे हैं ना, तो 1 पार्टिकल के लिए अगर ले रहे हो तो ये आपका जो है 1 इंटू अल्फा आएगा, ठीक है, डन। तो इतने पार्टिकल्स आपके क्या हो गए, टूट गए, और वो कितने में कन्वर्ट हो गए, n अल्फा में। अब जरा देखो टोटल पार्टिकल, जरा देखो ये फाइनली आपका कितना बचा सिस्टम में, पहले तो देखो फाइनली ये कितना है, 1 माइनस अल्फा। फाइनल सिस्टम में कितना, पहले इतना था और इतना डिसोसिएट हो गया, इतना भाई चला गया, ठीक है, चला गया, तो इतना फाइनल बचा। अब इस साइड ये देखिए n अल्फा, तो टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, टोटल पार्टिकल्स कितने हैं आपके सिस्टम में, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, ये टोटल पार्टिकल्स है आफ्टर डिसोसिएशन। ये कौन से, आफ्टर डिसोसिएशन। भाई टोटल क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो अनडिसोसिएटेड ये बचे हैं, क्योंकि अल्फा में क्लियर नहीं ना, 100% होता तो पूरा टूट जाता, ठीक है। तो अभी हमने देखा है कि अल्फा हमारी कोई भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो ये पार्टिकल्स हैं आफ्टर डिसोसिएशन। तो अब बात करते हैं कि इसका पूरा फॉर्मूला बना लेते हैं, चलिए। तो आई क्या था हमारा, कि टोटल पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, तो ये रहे आफ्टर डिसोसिएशन में इतने पार्टिकल, डिवाइड करो टोटल पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, तो बिफोर डिसोसिएशन में एक ही था, सिर्फ एक था, तो इसका मतलब हुआ ये हमारा सीधा आंसर आ गया। ये जहां पे आपका जो अल्फा है ये आपका है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये आपका क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 10%, 5%, अगर मान लो 10% है, सपोज यहां पे लिख देता हूं, अगर मान लो 10% है तो आप इसे यूज करेंगे 0.1, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका 80% दिया हुआ है तो इसके लिए आप यूज करेंगे 0.8, ठीक है। इसी तरीके आप अगर ये 100% सपोज दे रखा है तो आप उसके लिए यूज करेंगे 1, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे। अच्छा, और ये n क्या है यहाँ पे, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन डिसोसिएशन, जितने पार्टिकल्स में टूटा, जैसे NaCl, Na और Cl 2 पार्टिकल में टूटा था। सोडियम सल्फेट 2 सोडियम और 1 सल्फेट, यानी कि टोटल 3 पार्टिकल्स में टूटा था। तो ये बात जल्दी से रिकॉर्ड कर लें और फिर एसोसिएशन के लिए चलते आगे, ठीक है बच्चों, ये नोट कर लिया, मैं हटा देता हूं। और अब हम बात करते हैं किसकी, एसोसिएशन की। तो फटाफट इसे खत्म कर देते हैं। देखो एसोसिएशन के लिए अगर मैं इसी चीज को आपको समझाऊं तो देखो एसोसिएशन के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा वो होगा अल्फा बाय एन, ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज करना है, बट फिर भी आप एक बार ये देख लो किस तरीके से निकालते हैं आंसर। अब इसका उल्टा कर दिया, n पार्टिकल्स A के आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, AN, ठीक है। जैसे 8 सल्फर के एटम सपोज आपस में जुड़ के ये बने, तो ये वाला केस एसोसिएशन का हुआ, और उसका उल्टा जो अभी किया था वो डिसोसिएशन का था, ठीक है। तो जरा देखो इनिशियली कितने पार्टिकल हैं A के, n, ये कितना रहेगा तब 0। अब क्या हुआ, अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना मान के, हो सकता है 10% एसोसिएशन हो, 20% एसोसिएशन हो, अरे 80% होगा, 90% या 100% भी हो सकता है। तो 100 के लिए तो हमें कोई फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट आंसर आता है, ठीक है। तो फिर भी फॉर्मूला जो है ना काम आएगा लेस देन 100 के लिए। सो डिग्री ऑफ एसोसिएशन मान लेते हैं इसे, ठीक है, कितना परसेंट एसोसिएट होगा। ये वाला हिस्सा हटा देते हैं और ये वाला हिस्सा भी हटा देते हैं, ठीक। तो चलो फटाफट देखो, चेक है, तैयार, बिल्कुल ओके। सो देखो अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये कुछ हद तक एसोसिएट हुआ, तो इधर से ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो अब कितना कम होगा इधर से, n का अल्फा टाइम्स, मतलब अल्फा परसेंट किसका, n का, ठीक है, अल्फा परसेंट ऑफ n, तो n अल्फा हट जाएगा, इधर से कम होगा। और इस साइड से इधर 1 है आपका, तो इधर आपका कितना होगा, अल्फा होगा, इधर कितना होगा, सिर्फ अल्फा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल में देखो, फाइनली कितना कितना क्या बचा, तो ये कितना होगा सिस्टम में, n माइनस एन अल्फा,
ये कितना होगा n माइनस एन अल्फा, और ये सिर्फ अल्फा। तो टोटल पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन देखो कितने हैं, टोटल पार्टिकल जुड़ने के बाद, तो इनको जोड़ देंगे n माइनस, मतलब ये आपका सिंपल एडिशन कर दो, यहां तक ठीक है, डन। अभी देखो, अब आई का फॉर्मूला लगाते हैं। टोटल पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, ये वाले हैं, ये आफ्टर एसोसिएशन है भाई, आफ्टर एसोसिएशन, तो इन्हें ऊपर रखो, वही फॉर्मूला यूज किया हमने, रेशो ले ली, सिंपल, डिवाइड टोटल पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन, कौन से बिफोर, बिफोर एसोसिएशन स्टार्टिंग में n थे, तो ये इस तरीके से आप इसे लिख करके फटाफट यहां से n कॉमन ले लो। तो जब यहां से आप n कॉमन लोगे, पूरे में से n कॉमन निकाल लो, तो ये आपका देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है, जो कि आप यूज कर सकते हैं आई निकालने के लिए। वेंट ऑफ फैक्टर निकालना बहुत जरूरी है, तभी तो आप मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल, मतलब फॉर्मूला लगा करके वैल्यू निकाल पाओगे वहां से, जो भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। अल्फा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहलाएगा, ठीक है। केस इस बार अलग अलग क्वेश्चन होंगे, एक डिसोसिएशन होगा तो एक एसोसिएशन, ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक ही पार्ट में होंगे, ठीक है। और एन क्या है, आपके एन क्या है, नंबर ऑफ एसोसिएटेड पार्टिकल्स, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट एसोसिएटेड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एसोसिएट, ये आपका पूरा हो गया, ठीक है। यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं, नोट कर लें फटाफट। ठीक है बेटा, आपने नोट कर लिया सबने। अब देखो मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको, क्योंकि कई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और स्ट्रेट फॉरवर्ड एकेडमिक एग्जाम में डायरेक्ट आई की वैल्यू पूछते हैं। तो देखो पहले मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आपके पास सोडियम सल्फेट है और ये 80% आयोनाइज हुआ है। कितना परसेंट आयोनाइज हुआ है, 80% आयोनाइज, ठीक है। इसके लिए आई की वैल्यू यहां पे निकालेंगे, और अभी हमने थोड़ी देर पहले जब देखा था ना 100% आयोनाइज, ठीक है, तो कंपेयर कर लेते हैं दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। तो देखो अगर ये आपका 100% आयोनाइज हुआ तो अल्फा की वैल्यू 1, ठीक है, और इसको एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे अल्फा 1 आएगा और यहाँ पे आपका अल्फा 80/100 मतलब 0.8 आएगा। साथ ही साथ आपको ये चीज तो पता है कि सोडियम सल्फेट जब आयोनाइज होता है तो 2 सोडियम और 1 सल्फेट देता है, ठीक है, यानी कि टोटल पार्टिकल ऑन आयोनाइजेशन कितने होंगे, 3। टोटल पार्टिकल ऑन आयोनाइजेशन कितने होंगे, 3। डन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वही फॉर्मूला रिपीट करता हूं 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है, तो ध्यान से देखिए I इज इक्वल 1 माइनस 0.8 प्लस एन कितना है आपका 3, तो 3 इंटू अल्फा कितना है 0.8, तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे 0.2 हो जाएगा और ये आपका 2.4 आएगा, ठीक है। और इस तरीके से ये पूरा आंसर हुआ 2.6। जबकि इस वाले केस में अगर देखा जाए तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस 1 प्लस एन की जगह 3 आ जाएगा और अल्फा आपका 1, तो आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा और आपका 3। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आपका सॉल्यूट 100% डिसोसिएट हो तो सिर्फ आंसर किसके बराबर आता है, हमेशा जितने पार्टिकल आते हैं, क्योंकि अल्फा वहां से हट जाता है, मतलब 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो सीधे ही आपका आंसर हमेशा, यानी कि ये बात क्लियर हो चुकी है कि अगर लेस देन 100% तो तब उस केस में आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और अगर 100% आयोनाइजेशन हो रहा है तो आप डायरेक्ट, यानी कि जो आई है वो 100% के केस में किसके बराबर आएगा, इसके 400% डिसोसिएशन, या जिसे हम लोग आयोनाइजेशन बोलते हैं। ये बात क्लियर है आपको, जल्दी से इसे सीख लो, फिर मैं आगे सिखाता हूं एक और एग्जांपल। यहाँ पे देखो ये वाला एग्जांपल देता हूं, ये आपका एसिटिक एसिड है, मान लीजिए एसिटिक एसिड है, ठीक है। वैसे तो सही एग्जांपल मैं आपको बता दूं, बेंजोइक एसिड C6H5 बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को जो वाटर में डालते हैं ना तो ये डाइमराइज हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, डाइमराइज, एसोसिएट। मैं यहाँ पे एसोसिएशन का एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है, एसोसिएट हो जाता है। अब डाइमराइज हो जाता है और मैंने कहा कि 80% डाइमराइज हुआ है, डाइमराइज हुआ है कितना परसेंट, 80% एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन में बताया जाता है कि वो 2 पार्टिकल जुड़ेंगे, यानी डाइमराइज होगा, 3 पार्टिकल जुड़ेंगे या 4 पार्टिकल जुड़ेंगे, वो बताया जाएगा। और यहां पे मैंने ये कहा कि दोबारा से वो डाइमराइज हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट केस में, लेकिन मैंने कहा 100% एसोसिएशन,
तो हमसे पूछा गया दोनों ही केसेस में आई की वैल्यू बताओ। ठीक है, ऊपर वाला केस हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। ठीक है, तो फटाफट कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद ये अपना लेक्चर ओवर हो जाता है। तो आई की वैल्यू पहले केस में अगर निकालें तो उससे पहले आप नेक्स्ट केस में निकालो, ये बहुत आसान रहेगा। अल्फा इज इक्वल टू 1 रहेगा इसमें, और इसमें अल्फा कितना रहेगा, 0.8 रहेगा। फॉर्मूला भी क्या हमने देखा था, फॉर्मूला क्या देखा था एसोसिएशन के लिए, 1 माइनस अल्फा और अल्फा बाय एन, ऐसा था। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए इस वाले केस में अगर हम 1 प्लेस करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लेस करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस, ठीक है, और ये 1 बाय आपका n होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सीधा ही आपका आंसर 1 बाय n के बराबर आएगा। यानी ये जो केस होगा बच्चे, ये कब होगा, जब 100% एसोसिएशन हो रहा हो किसी सॉल्यूट का। कैसा, 100%, तो मतलब सीधे ही 1 बाय n लिखूंगा। और अभी इन्होंने बोला डाइमर बना रहा है, तो डाइमर कैसे दिखाओगे, C6H5COOH, दो पार्टिकल इसके सर जुड़ रहे होंगे और कुछ इस तरीके से एक बढ़िया सा डाइमर, ये देखिए, तो कितने पार्टिकल एसोसिएशन में जुड़ रहे हैं, दो ही जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर आएगा 1/2, 1/2। अगर ट्राइमर बन रहा होता है, ये सपोज अगर ट्राइमर बन रहा होता तो यहाँ पे 1/3 होते हैं, 3 पार्टिकल जुड़ रहे होते। तो यहाँ पे अगर मैं 80% की बात करता हूं तो आप निकाल के देखिए क्या आएगा, फॉर 80% क्या आएगा जरा चेक करें। सो आई इज इक्वल 1 माइनस अल्फा कितना है 0.8 प्लस, ठीक है, 0.8 डिवाइड बाय n कितना है हमारा, 2 ही रहेगा क्योंकि डाइमराइजेशन का केस है ये। सो ये 0.2 होगा आपका, और इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये 0.4 आएगा बच्चे। ठीक है, 0.4, तो इस हिसाब से आपका आंसर आएगा 0.6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एसोसिएशन का केस है, इसमें आई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आती है, और जो डिसोसिएशन का केस था उसमें आई की वैल्यू हमेशा क्या आती है, ग्रेटर देन 1। ये बात आपने बहुत अच्छे से चेक की। तो बस आपका लेक्चर पूरा हुआ यहाँ पे, और अब इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो अब जब भी कभी क्वेश्चन में एसोसिएशन या डिसोसिएशन का केस डिस्क्राइब कर रखा हो तो आप हमेशा मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करें, और वहां पे जो आई की जरूरत पड़ेगी वो आप आई इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर बनता है, और साथ ही साथ अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।